जिहादियों का गेटवे बन रहा है नेपाल। जी हां, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन चर्चा से पहले पूरी विस्तार से आपको यह खबर बताएंगे कि आखिरकार ये खबर क्या है। देखिए, सवाल यही उठ रहा है कि क्या नेपाल में तबलीगी जमात फिर से सक्रिय हो गए हैं। ये सवाल अब क्यों उठ रहे हैं, ये भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। देखिए, दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश के जिहादी नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की फिराक में रहते हैं, लेकिन इस बार नेपाल प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। परसा जिला प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर साफ चेतावनी दे दी है कि गांव, मोहल्ला, होटल या फिर किसी भी जगह अगर कोई अवैध घुसपैठिया नजर आए तो तुरंत नेपाल पुलिस को सूचना दे। नेपाल सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र बल की सीमा बढ़ा दी है। ड्रोन, सीसीटीवी और डॉग स्क्वाड के साथ कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, नेपाल प्रशासन ने तबलीगी जमात के इज्तिमा यानी बड़े जमावड़े को 12 और अन्य जिलों में अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। अब सुरक्षा कारण ये बताते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य मुस्लिम देशों से आने वाले तबलीगी जमातियों पर सख्त नजर रखने का फैसला किया गया है। अब संदिग्ध पाए जाने पर डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। यह खबर सुनकर राहत तो होती है, लेकिन सवाल भी उठता है, आखिर नेपाल में तबलीगी जमात इतनी बार क्यों सक्रिय होती है। 2020 के दिल्ली माकड़ वाले मामले को कौन भूल सकता है। जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, तब तबलीगी जमात ने पूरे देश में संक्रमण फैलाया था। अब फिर वही जमात पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के साथ नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की तैयारी कर रही है। खुफिया रिपोर्ट्स साफ बता रही हैं कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तत्व नेपाल को भारत के खिलाफ घुसपैठ का रास्ता बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये लोग इस्तेमा के नाम पर जिहादी नेटवर्क फैला रही है। अब आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल भी कई खड़े हो जाते हैं। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, मेरे साइड में जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं। लेकिन अब आज के यही सवाल है कि क्या नेपाल के रास्ते भारत में तबलीगी जिहाद और डेमोग्राफिक घुसपैठ की नई साजिश रची जा रही है। क्या ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में और नेपाल के रास्ते होने वाली इस घुसपैठ को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। क्या तबलीगी जमात आईएसआई का एक्सटेंशन है। भारत सरकार को नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर पॉलिसी पर फिर से गंभीरता से विचार करना चाहिए या फिर नहीं। ये तमाम सवाल अब मन में उठ रहे हैं। आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरीके से ये तबलीगी जमात भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए, 2025-26 में बड़ी घुसपैठ की कोशिश की गई, तबलीगी जमात फिर से सक्रिय हुआ, नेपाल में अवैध घुसपैठ हो रही है। प्रशासन ने इसको लेकर सख्त सूचना जारी की और सख्ती सूचना देने की अपील लोगों से की है। हालांकि भारत और नेपाल की जो सीमा है उस पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। आईएसआई लिंक का एक खतरा भी मंडरा रहा है। मई 2025 से 35-37 पाकिस्तानी बांग्लादेशी घुसपैठ की सूचना यहां पर मिली। अगस्त 2025 की बात करें तो जैश ए मोहम्मद के 3 संदिग्ध आतंकवादियों के घुसपैठी बरामद किए गए। 2026 जनवरी में बिना वैध दस्तावेज के घुसपैठी मिले। सीमावर्ती क्षेत्रों में मस्जिदों और मदरसों की संख्या बढ़ गई। आखिरकार ये संख्या क्यों बढ़ रही है। 2018 में 760 से बढ़कर 2021 में 1000 पहुंच जाती है। मदरसे 508 से 645 हो जाते हैं। 2024 का अनुमान मदरसों की संख्या लगभग 2000 पहुंच जाती है। तराई क्षेत्र की बात करें तो मुस्लिम आबादी 3.5% से भी अधिक हो गई। आखिरकार ये आबादी अधिक होना, मदरसों की संख्या बढ़ना, मुस्लिमों की संख्या जो है वो बढ़ जाना, मस्जिदों की संख्या बढ़ जाना, ये कैसे बढ़ रही है। ये कैसे संख्या बढ़ जाती है। मस्जिदों की संख्या में इजाफा हो जाता है, मदरसों की संख्या में इजाफा हो जाता है। आप ये देखिए, जिला प्रशासन कार्यालय की ये प्रेस विज्ञप्ति है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको लेकर जारी किया गया है, सख्त सूचना दी गई है। सवाल ये भी उठ रहा है, क्या ममता बनर्जी की सरकार जो पश्चिम बंगाल में बैठी हुई है, महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्या उनकी सरकार नाकाम साबित हो रही है इनको रोकने में पश्चिम बंगाल के रास्ते। हालांकि भारत और नेपाल की सीमा की बात करें तो उसको लेकर भी पूरी तरह से तैयारी की गई है, सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। लेकिन टीवी स्क्रीन पर आप जो
तस्वीरें देख रहे हैं, प्रेस विज्ञप्ति आप देख रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घुसपैठियों की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तबलीगी जमात एक बार फिर से किस तरीके से सक्रिय हो गया है, क्योंकि हमने एक दौर वो भी देखा है जब पूरी दुनिया कोरोना का संक्रमण झेल रही थी, जब पूरी दुनिया अपने घरों में कैद थी, एक डर में कैद थी, तब भी ये तबलीगी जमात सक्रिय नजर आ रहा था। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो जाता है, जब पूरी दुनिया में संकट था तो ये तबलीगी जमात इतना सक्रिय कैसे ये सक्रिय है? क्या इनकी प्लानिंग चल रही है? आईएसआई का एक्सटेंशन है क्या ये तबलीगी जमात? तमाम सवाल हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ चुका है। तमाम आज सवाल जवाब होंगे आज इसी विषय पर, और ये सवालों के जवाब देने के लिए पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ चुका है। परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ वैश्विक मामलों के जानकार महेश अग्रवाल जी हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ हिंदू सम्राट सेना से कृष्णा यादव जी जुड़ चुके हैं। कृष्णा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सोहेब सिद्दीकी जी हैं। सोहेब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से नेपाल से सीधा संवाददाता सुबोध कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सुबोध आपके साथ ही करूंगी। अभी क्या ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट है? नेपाल और भारत की सीमा पर किस तरीके से सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये तबलीगी जमात इतना सक्रिय कैसे हो गया? क्या नेपाल के अंदर तबलीगी जमात एंटर कर चुका है? किस तरीके से उसको लेकर कार्रवाई नेपाल प्रशासन कर रहा है, इसको लेकर भी जानकारी सुबोध। बिल्कुल शिवांगी, आपको बता दूं कि जिस तरह से नेपाल में तबलीगी जमात की जैसे ही सूचना मिलती है, वहां के नेपाल प्रशासन में खलबली मचती है, और वहां यहाँ पे जो भारत और नेपाल के सीमाई क्षेत्र में दोनों तरफ से सशस्त्र बल को कड़ाई और निगरानी के रूप में वहां पे कड़ाई ठोस कदम दिखाते हुए वहां पे सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। जिस तरह से कहीं हमारे देश नेपाल में घुसपैठ कर कहीं बड़ी योजना का बना तो नहीं रहा है, किसी षड्यंत्र का शिकार हमारा नेपाल तो नहीं हो रहा है। जिस तरह से देखा जाए तो अब जिला प्रशासन, परसा जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ नेपाल में जो विज्ञप्ति जारी किया गया है, और आम जनता से भी अपील की जा रही है, होटल हो या गांव शहर सभी से अपील किया जा रहा है कि अगर किसी तरह का संदिग्ध व्यक्ति या इस तरह का कुछ आपको वेशभूषा में दिखते हैं तो तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना करें और उसकी पूर्ण रूप से तहकीकात हो, जांच हो, उसके बाद ही किसी तरह की होटल में उनकी व्यवस्था की जाए। अब रही बात की जिस तरह से इसके पहले भी नेपाल में तबलीगी जमात एक बार इकट्ठा हुए थे, उसके बाद में वहां आए दिन कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों और इन जिहादियों के द्वारा कहीं ना कहीं षड्यंत्र कर नेपाल को दहलाने की प्रयास करते हैं, जिसके कारण हमारे भारत और नेपाल की जो बेटी रोटी का जो रिश्ता है उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। इसको लेके वहां के जिला प्रशासन या अन्य जो धनुषा जिला है, जो भी सीमाई क्षेत्र के जिला में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को कुछ न कुछ खुफिया जानकारी मिलती है। इसके कारण सीमाई क्षेत्र में कड़ी निगरानी और वहां पे पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। अब इधर से जो हमारे भारत के जो सशस्त्र सीमा बल के जवान है वो भी कड़ी निगरानी और डॉग स्क्वाड और आपको ड्रोन से लगातार वहां पे निगरानी की जा रही है, जिसके कारण कोई इस तरह की गतिविधियां मिले तो उन पे हम लोग कार्रवाई कर सके। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सोहेब सिद्दीकी जी भी जुड़ चुके हैं। सोहेब जी, तबलीगी जमात का क्या नैरेटिव है? एक समय पूरी दुनिया ने देखा जब पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण को झेल रही थी, अपने घरों में कैद थी, बहुत लोगों ने अपनों को खोया, तब भी तबलीगी जमात सक्रिय था। इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती है, घुसपैठ करना है, भारत में प्रवेश करने की कोशिश। क्या नैरेटिव फैलाना चाहते हैं? सोहेब जी, आप बताइए जरा। जी जी जी, देखिए शिवांगी, सबसे पहले मैं जुमे की मुबारकबाद आप सभी को देता हूं। देखिए, होता क्या, तबलीग का मामला है वो हर मजहब का रहता है, हमारे मजहब का भी है तबलीग करना, लेकिन चूंकि नेपाल में तबलीग के लिए मामला चल रहा है तो जाहिर सी बात हमारी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, वो एक्टिव मूड में है। ऐसा नहीं है, नेपाल चूंकि हमारे बॉर्डर से लगता हुआ है तो हमारी तबलीग जो जमातें जा रही हैं, जिनको जाने थी उससे क्या मतलब, हमारी जो एजेंसियां उस पर नजर रखे हुए हैं। अब पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं,
हुकूमत जो है बीजेपी की है, मैं बीजेपी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, जाहिर सी बात प्रधानमंत्री है वो मेरे भी प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री है वो मेरे भी है। तो अगर किसी मुल्क में कहीं पे जमात तबलीग के लिए आ रही है तो उसमें आपको दिक्कत की क्या बात है, होने दीजिए। आप जिस तरह कह रहे हैं कि वह पर्चे सबको बांट दिए गए, लोगों स्पीकर से लोग कह रहे हैं घुसपैठिए, तो जाहिर सी बात है घुसपैठिए कहीं भी आएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक अगर तबलीग हो रही है तो उस पर मैं समझता हूँ गलत वे लेना बेकार है। अभी आपने एक बात बहुत अच्छी कही, आपने कहा कि मदरसे बढ़ते जा रहे हैं, मस्जिदें बढ़ती जा रही हैं। तो देखिए होता क्या है, जब किसी भी मजहब में चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई हो, जब लोग बढ़ते हैं तो हर चीज की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। एक लोग पहले एक कमरे में रहते हैं, फिर पूरा मकान लेते हैं, फिर बच्चे बढ़ जाते हैं तो दूसरा मकान लेते हैं, उसी तरह मस्जिदें भी होती है। जी ठीक है, बात पूरी करिए फिर मैं आपसे बात करूंगी। ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। नहीं आप देखिए, जैसे हिंदू भाई ये मेरा बढ़ रहा है, अब लखनऊ में 2-4 ही मंदिर टॉप के थे, आज हजारों मंदिर हो गए। मैं निकलता हूँ, नमन करता हूँ, बड़ा मंगल होता है, मैं शरीक होता हूँ। तो ये कोई वे नहीं है। अगर मेरा बेटा है, बेटी है, कल मैं एक कमरे में रह रहा हूँ, अल्लाह मुझे देगा, मंदिरों में आपने मंदिर की बात कर दी है, क्योंकि मंदिरों में ये नहीं सिखाया जा रहा है कि आप आतंकी घटनाएं करिए, आप कोई गलत काम करिए। आपको भी पता है, आप मेरे साथ पहली दफा नहीं बैठे, आप कई बार मेरे साथ डिबेट में जुड़े हैं। आपसे मैंने कितने मामलों को उजागर किया कि मदरसों में क्या सिखाया जा रहा है। देखिए ये आपने भी सुना है और आपने भी प्रशासन से कार्रवाई की है। बरेली की घटना आपको याद होगी, बरेली की घटना आपको याद होगी कि मदरसों में क्या सिखाया जा रहा था कि पत्थर फेंको। वही मौलाना अपने घर में छुप के बैठ जाता है, जो बच्चे पहुंच रहे हैं वो वहां पर उनको बोल रहा है कि अगर जुलूस निकलता है, मंदिर दिखता है, देवी देवता दिखते हैं तो पत्थर फेंको। देखिए मंदिरों में तो नहीं सिखाया जा रहा ना सोहेब जी। तो आप मदरसों का कंपैरिजन मंदिरों से मत करिए, ये मैं आपसे कह रही हूँ। कंपैरिजन की कहीं से कहीं तक बात नहीं है सोहेब जी, ये आपको भी पता है। देखिए आप भले ही अपनी बात बहुत सफाई से आप कह देंगे तो ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ मैं। ठीक है, चलिए। अब मगर शिवांगी पूरी बात सुन लेगा, आपने अपनी बात कह दी, कई इल्जाम लगा दिए। मैंने मदरसे का और मंदिर का कंपैरिजन करा ही नहीं। मैंने आपने जो ये कहा कि मस्जिद बढ़ रहे हैं, मदरसे बढ़ रहे हैं, उस पर मैंने कहा कि जब लोग बढ़ते हैं तो हर चीज जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो जाहिर सी बात मंदिर है, मस्जिद हो। भाई देखिए अब सुन, देखिए आप बीच में बात काटेंगे तो मुकम्मल नहीं हो पाएगी। जैसे जब हिंदू की तादाद बढ़ती है तो मंदिर ज्यादा बढ़ जाते हैं, मुसलमान की तादाद बढ़ती है तो मस्जिद ज्यादा बढ़ जाते हैं, मदरसे बढ़ जाते हैं। और मैंने हमेशा कहा मदरसा हो या गुरुद्वारा हो या कोई जगह हो, अगर वहां पे देश के खिलाफ कोई रणनीति करी जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और हर समुदाय में, हर पार्टी में चंद लोग बुरे होते हैं, वही आग लगा के चले जाते हैं, उसके बाद भुगतना पूरी कौम को पड़ता है। क्यों नहीं आते लोग हैं? कौन से ये कोई भी लोग हैं? हमें तो चंद लोगों में 4 लोग गिन लूंगी। 4 लोग तो नहीं नजर आ रहे हैं आपके उस समुदाय में मुझे। देखिए शिवांगी जी, आप इस बात को जानती हैं कि ऐसा नहीं है कि मुल्क के खिलाफ हर धर्म के लोगों ने कहीं ना कहीं हल्का सा चिंगारी फेंकी है, ऐसा नहीं, आप भी जानती हैं। लेकिन होता क्या है कि टारगेट मुसलमान रहता है। नेपाल में अगर आप तबलीग चल रही है तो मेरी गवर्नमेंट एक्टिव है। नेपाल में यूपी का बॉर्डर भी नेपाल से लगता है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी हो, सख्त फैसले जाने जाते हैं, बॉर्डर हमारे टाइट है। अगर कोई घुसपैठिए वहां पे आते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ में देखिए तमामों होटलों पे बगैर आधार के रखा नहीं जाता है, आधार के बाद उनको जांचें सब होती है। तो अब वो दौर खत्म हो गया कि आपको घुसपैठ। सोहेब जी, दौर तो खत्म हो गया, लेकिन आपके समुदाय का दौर कब खत्म होगा? जो भी जिस देश में रह रहे हैं उस देश में शांति प्रिय होकर रहें, ये दौर आपके समुदाय से कब आएगा? अब आप तो मेरी हुकूमत पे शक कर रही है। हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी 3री बार प्रधानमंत्री बने, योगी आदित्यनाथ जी 2री बार है, ट्रंप खत्म हो रहा है, 3री बार बनने जा रहे हैं। तो वो कितना सख्ती से कह रहे हैं कि अब अमन है, प्रदेश में अमन है, देश में अमन है, तो उस पर तो सवाल निशान लगा रही मेरे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के ऊपर। मैं तो बहुत सुकून से हूं। और नेपाल में होने दीजिए, एक घुसपैठिया नहीं आएगा। लेकिन किसी के मजहब के बारे में इस तरह कहना मैं समझता हूं बेहतर नहीं है। और नेपाल जो वो हिंदू राष्ट्र पहले, आप भी जानती हैं, वहां के प्रधानमंत्री हमने वेलकम किया, उन्होंने सख्त फैसले लिए और ये भी उन्होंने फैसला अच्छा लिया है कि जो तबलीग जमातें आ रही हैं उसपे मजहब के बारे में क्यों ना कहें, बिल्कुल कहेंगे। जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, और अगर आप सुदर्शन न्यूज को देखते हैं तो आपको खुद पता होगा, हमने ना जाने ऐसे कितने हजारों मुद्दे उठाए होंगे
तो आप ये नहीं कहिए कि चंद लोग, शिवांगी जी, चंद लोग और चार लोग और ये और वो, ये सब फालतू की बातें। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग बने हुए हैं, उनके पास मैं वापस लौटूंगी। ठीक है, चलिए अब आप टारगेट में समाप्त किए तो क्या किया जाए, आपके पास वापस लौटूंगी। कृष्णा जी, जिस तरीके से ये कह रहे हैं, सोहेब जी ने कहा है कि जब लोगों की संख्या बढ़ती है, हिंदू लोगों की संख्या बढ़ती है तो मंदिरों की संख्या बढ़ जाती है, मुस्लिमों की संख्या बढ़ती है तो मस्जिद और मदरसों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, पहली बात। और लेकिन आज जो हमारी डिबेट का विषय है मेरी, तबलीगी जमात। तबलीगी जमात ये कहां से आ रहे हैं? ये जमात करने जा रहे हैं भारत में घुसने की कोशिश क्यों? क्या मांग रहेगी हिंदू सम्राट की सरकार से? कृष्णा जी। जी, जय सिया राम। सर्वप्रथम धन्यवाद है, आप लोगों ने हमको फिर से मौका दिया। 2020 में कोरोना के टाइम में सप्तरी जिले में लगभग 2 लाख आदमी वहां पे जमा हुआ था कोरोना वायरस के टाइम में। और 2025 में तबलीगी जमात का हमारे नेपाल का गोरखा और बारा डिस्ट्रिक्ट से 10 मेंबर, 5 पुरुष और 5 महिला, जयपुर में उसको वहां का पुलिस ने, राजस्थान का पुलिस ने, वो लोग गलत एक्टिविटी कर रहे थे, इसी कारण से उसको डिपोर्ट किया गया हमारे नेपाल में। और तबलीगी का मतलब क्या हुआ कि परिवर्तन, जो सनातनी है उसको कैसे मुसलमान में कन्वर्ट किया जाए, उसको बोलते हैं तबलीगी। ये तबलीगी आप लोग जहां भी जाइएगा, अभी जो 12 जिला में हो रहा है हमारे देश में, वैसे भी जिहादीकरण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, जैसे कि पहले ऐसा नहीं था। अभी जहां पे 100 मुसलमान है वहां पे 5 हिंदू नहीं रह सकता, मगर जहां पे 100 हिंदू है वहां पे 5 हिंदू रह जाएगा। जहां पे 100 हिंदू है 5 मुसलमान रह जाएगा एकदम अच्छे से। उसको मस्जिद को भी कोई कुछ नहीं करेगा, वो मंदिर में जमीन भी देगा मस्जिद बनाने के लिए। मगर कोई 100 मुसलमान है वहां पे 5 हिंदू है, उसको बोलिए कि मंदिर बनाने के लिए नहीं बनाने देगा। हमारे नेपाल में महोत्तरी जिला का परेरिया गांव है, वहां पे ब्रह्म बाबा का मंदिर नहीं बनाने दे रहा है। रौतहट में जाइए, वहां पे आप टीका नहीं लगा सकते। ऐसा बहुत जैसे ठाव है। अभी कपिलवस्तु जिले में आपको देखिए क्या हुआ है, नमाज पढ़ने के बाद डायरेक्ट सीधे मंदिर में अटैक हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? यही तबलीगी जमात का जो ट्रेनिंग होता है, जो बाहर देश का जिहादी सब आता है, सऊदी अरबिया जैसे इस्लामिक कंट्री जो तबलीगी जमात को प्रतिबंध लगाता है, बोलता है कि ये टेररिस्ट है, ये सस्ता टेररिस्ट है, वो खुद एक इस्लामिक कंट्री है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक भैया उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ही का जो सऊदी अरबिया वन ऑफ द बेस्ट मुस्लिम कंट्री है, वो मुस्लिम कंट्री क्यों प्रतिबंध लगाए? बोला कि आतंकवादी है, आतंकवादी सस्ता है, इसमें मत जुड़िए। एक सऊदी अरबिया जैसे कंट्री प्रतिबंधित लगा सकता है, तो हमारे जैसे नेपाल हिंदू राष्ट्र में तबलीगी जमात, ऐसा विभिन्न देश का जो जिहादीकरण यहाँ नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे देश में ये बात सोहेब जी को समझ नहीं आएगी। सोहेब जी कहेंगे कि हम भाई भाई हैं, हमारा प्रशासन है, वो करे ना कार्रवाई। अरे वो तो कार्रवाई करेगी, और किसी सरकार ने पहले ही कह दिया है घुसपैठियों को बख्शेंगे नहीं, घुसपैठिए हो ही नहीं पाएंगे। ये तबलीगी जमात हो या कोई भी हो, कोई भारत में प्रवेश नहीं कर सकता, इतनी सख्त पाबंदी है। हमारे साथ महेश अग्रवाल जी भी बने हुए हैं। महेश जी, जब तबलीगी जमात बॉर्डर से भारत में घुसने की कोशिश करता है, पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी तमाम मुद्दे हमने देखे तबलीगी जमात के, इनको टेररिस्ट कहीं ना कहीं कहा जाता है, कितना बड़ा प्रभाव है। हालांकि नेपाल और भारत बॉर्डर पर पूरी तरह से सुरक्षा की पाबंदियां वहां पर की गई है। महेश जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। समस्या तबलीगी जमात के आने और जाने से नहीं है। कोई भी धार्मिक अपना कोई अनुष्ठान करे, उसमें क्या परेशानी है, लेकिन जब मकसद बदल जाता है तो परेशानी का कारण बनता है। तबलीगी जमात नेपाल में करने के पीछे एक ही मकसद है कि उसके नाम पर आबादी नेपाल में इस्लामिक मान्यता वालों की, मुसलमानों की संख्या बढ़ाई जाए, ऐसी ये मान्यता है और ऐसा हो रहा है। पीछे में भी जब जब तबलीगी जमात हुए हैं, भारत नेपाल की सीमा खुली हुई है, कितने नागरिक गए, कितने आए, कितने गए, इसकी कोई जनगणना, कोई संख्या होती नहीं है। और नेपाल में प्रायोजित ढंग से डेमोग्राफी को चेंज कराया जा रहा है। सरकार के डाटा में जो नेपाल में इस्लामिक आबादी है वो 5% कही जाती है, लेकिन हमारे बगल में जो वीरगंज नगर पालिका है, किसी जमाने में वहां 3% 4% वोटर होते थे मुसलमान,
आज वहां 21% मुसलमान वोटर हैं, वो कहां से आ गए? उनको फिर वो क्या है कि वहां के जो इस्लामिक संगठन के लोग हैं उनको फंडिंग होती है विदेशों से। देखिए, इस्लाम का एक ही प्रारूप है जो कि पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। विगत 50 वर्षों में 8-10 इस्लामिक देश क्रिएट हुए। 70 से 80 वर्षों में अगर आप देखेंगे पूरे विश्व का अगर गणना करेंगे तो 45 इस्लामिक राष्ट्र तैयार किए गए विगत 80 वर्षों में। और वो क्यों किए गए? उनकी आबादी बढ़ाई गई, उनके धर्म परिवर्तन कराया गया और उस कारण से वो इस्लामिक राष्ट्र बन गया। तो इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए नेपाल में तरह तरह के आयोजन करके विदेशों से लाके, जैसे अब भारत से इस तबलीगी जमात में जो अभी रोहिंग्या यहां से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, भारत में उनको हटाने की तैयारी हो रही है, तो तबलीगी जमात के नाम पर वो अब नेपाल जाएंगे, वहां 2 लाख 3 लाख की आबादी जाएगी, वहां पे एक कार्यक्रम होगा और उसमें से 30,000 40,000 50,000 लोगों को वहां पर वो एजेंसियां जो है उनको रहने के लिए जगह दे देगी, उनको साधन मुहैया करा देगी। तो एक प्रायोजित ढंग से नेपाल को धर्मांतरित करके इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो योजना है उसके चरण में ये तबलीगी का काम हो रहा है। और उसी बहाने बांग्लादेश पाकिस्तान से जो भारत विरोधी शक्तियां हैं वो अपने लोगों को तबलीगी के नाम पर नेपाल पहुंचाएंगे और नेपाल से फिर वो भारत पहुंचा देंगे। तो इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत अगर नेपाल में तबलीगी का कार्यक्रम होता है, जैसे हमारे यादव जी ने कहा कि सऊदी अरबिया में तबलीगी पर रोक है, तो नेपाल की सरकार को भी ऐसे आयोजनों पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि पीछे के जितने भी तबलीगी के कार्यक्रम हुए हैं, हर एक तबलीगी में 25,000 50,000 1-1 लाख तक लोगों को नेपाल में रहने के लिए वहां की एजेंसियों ने, विदेशी एजेंसियों ने व्यवस्था बना दी है। तो इसलिए मैं नेपाल सरकार से भी कहूंगा कि इस तरह के आयोजनों से नेपाल को बचना चाहिए, इस तरह के आयोजन की वहां पे यानी इजाजत नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल, और आप ये आगे भी समझूंगी। सुबोध हमारे साथ बने हुए, सुबोध बताएंगे कि नेपाल का जो प्रशासन है, नेपाल की जो पुलिस है, नेपाल की जो सरकार है, किस तरीके से इस पर रोक लगा रही, कितनी सख्ती नेपाल में तबलीगी जमात को लेकर है? सुबोध, इस तरह से बालेन सरकार के द्वारा अभी एक से एक कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें बहुत ऐसे कदम जो हैं जो कि भारत नेपाल सीमा के आजू बाजू वाले इलाके को परेशानियां तो बढ़ रही है, मगर इसको देखते हुए भी कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे ये जो षड्यंत्र कर तबलीगी जमात के लोग घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेपाल में जिस तरह से प्रत्येक जमात में 30,000 से 1 लाख तक की वहां की विदेशी एजेंसियां फंडिंग करके उनको रखती है, इसको लेके बालेन सरकार के द्वारा जो ठोस कदम उठाई जा रही है और जिस तरह भारत नेपाल सीमा पर अपनी गश्त को बढ़ाया गया है और कार्रवाई को देखते हुए ठोस कदम उठाया गया है, एकदम आए दिन जिस तरह से 2-3 दिन से लगातार माइकिंग की जा रही है, गांव मोहल्ले या होटल में लगातार निगरानी की जा रही है कि कहीं से ऐसा संदिग्ध व्यक्ति न मिले और उस पे हम लोग निगाहें रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बालेन सरकार का इस तबलीगी जमात पर ठोस कदम तो दिख रहा है, मगर जिस तरह से सऊदीया में या अन्य देश में इन तबलीगी जमात पे जो प्रतिबंध लगाया गया, उस तरह से नेपाल में भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यही वहां के लिए सबसे बढ़िया होगा। बिल्कुल। सोहेब जी, जरा आपसे ये समझना चाहूंगी, आपने तमाम बातें बताई कि अगर कोई समुदाय है धार्मिक कार्यक्रम या क्रिया कर रहा है, हालांकि मैं इसको धार्मिक कार्यक्रम नहीं कहूंगी, तबलीगी जमात क्या उद्देश्य है? देखिए शिवांगी जी, ऐसा है, ये इंटरनेशनल मामला है, ये लोकल मामला नहीं है। तो मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के बयान का मैं इंतजार करूंगा। और चूंकि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जो है नेपाल से मिला हुआ है, तो मैं यहाँ के वजीर आला, जिनका मैं फैन भी हूँ, योगी आदित्यनाथ जी के बयान का मैं इंतजार करूंगा। अभी यादव जी ने एक बात कही कि सऊदी अरब में ये चीज बना है, तो मैं समझता हूँ वहां के प्रिंस जो है सलमान साहब है, शायद यादव जी ने डायरेक्ट कहा होगा, मेरे ख्याल में सुनने में तो मुझे अब तक नहीं आया कि उन्होंने अच्छी बात कही है। क्योंकि दुनिया का जितना मुसलमान है वो जो है हमारे सऊदी अरब से रिलेटेड रखता है। सऊदी अरब में ही चांद दिखाया था, उसके बाद ही हम तस्दीक करते हैं। तो इस तरह की जो उन्होंने बयान दिया है, तो आपने भी उसमें हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। हो सकता है यादव जी से वो कह गए हो पर्सनली, प्रिंस साहब, सलमान साहब। हाँ, सलमान साहब के कुछ कदम बहुत खराब थे जो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उनकी मुखालफत करी,
मैं खुद सलमान साहब की मुखालफत करता हूँ आपके चैनल से कि उन्होंने कुछ कदम मुसलमानों के खिलाफ बहुत खराब लिए, फिलिस्तीन के बारे में नहीं बोले, गाजा के बारे में नहीं बोले, ईरान के खिलाफ रहे वो, तो उसकी मुखालफत भी करता हूँ। मैंने एक बात आपसे कही कि नेपाल में तबलीगी चल रही है, तबलीग जो होती है इस्लाम तो चली आ रही है, इस्लाम को फैलाने के लिए मेरे ईसाई लोग भी फैलाते हैं, मेरे हिंदू भाई भी फैलाते हैं। मतलब यहाँ पर यह है कि हमको अलर्ट मोड में यह रहना है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो मेरा पक्का दुश्मन है वहां से कुछ लोग खामोशी से मेरे मुल्क में दाखिल ना हो जाए नेपाल से। इस पे हमें नजर रखनी है। और मुझे उम्मीद है मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी से, कि इनकी एजेंसियां लगी होंगी कि कोई घुसपैठिया इस तरह का ना हो जो हिंदुस्तान में दाखिल हो जाए। सोहेब जी, आप इसका विरोध करेंगे? आप तबलीगी जमात का जो जिस तरीके से भारत में प्रवेश की कोशिश कर रहे हैं नेपाल और भारत के बॉर्डर से, आप इसका विरोध करते हैं सोहेब जी? देखिए, मैं तबलीग का तो विरोध नहीं करूंगा, लेकिन तबलीग की आड़ में जो घुसपैठी आएंगे वो किसी भी मजहब के हो, उनका मैं मुखालफत करूंगा और पुरजोर मुखालफत करूंगा। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा, आते हैं मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आप उनका विरोध करेंगे? आप मैं उनका विरोध करेंगे, हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। नहीं, मैं तबलीग की मुखालफत क्यों करूंगा? घुसपैठियों की मुखालफत करूंगा जो मेरे मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। अगर मुखालफत करनी हो तो नेपाल क्यों नहीं कर रहा है? कुछ कह रहे हैं, ठीक है, कृष्णा जी की बात नहीं है। आप किसी मतलब को टारगेट ना रखिए। शोएब जी, आपने बोला, शोएब जी ने बोला कि कहां पे है, दिसंबर 2011 सऊदी अरेबिया का मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर डिक्लेयर द तबलीगी जमात a danger to society, one of the gates of terrorism, directing mosques to warm against it. हमने नहीं बोला हूं, आप जाकर गूगल कर सकते हैं कि सऊदी अरबिया जैसे इस्लामिक कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर डिक्लेयर करते हैं कि हाँ ये तबलीगी जमात है, वो सोसाइटी के लिए डेंजर है। और उसके बाद रसिया ने भी इसको प्रतिबंधित लगाया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काजिकिस्तान और पाकिस्तान ने भी यूनिवर्सिटी और सर्टेन एरिया में इसको बैंड किया गया है। हम नहीं बोल रहे हैं, आपके पास मोबाइल होगा, आप पढ़े लिखे हो, आप जैसे आदमी कभी नहीं कहते हैं कि हाँ ये गलत है। तबलीगी जमात जैसे हमारे देश में कुछ दिन पहले से जब हमारे देश में यहाँ पे सेकुलरिज्म हुआ, सेकुलरिज्म होने के बाद ये सब गतिविधि बढ़ रहा है। हमारे देश में टर्की जैसे देश का एम्बेसी खुल रहा है, तो हम तो यही नेपाल सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसको रोक ले, नहीं तो हमारे जो तराई जो एरिया है, ये तराई एरिया इस्लामिक एरिया कुछ ही दिन में बन जाएगा, सेकेंड कश्मीर बनने वाला है। इस पे घाटा नेपाल का भी है और इंडिया का भी है। मैं ये आपको कह सकता हूँ, कुछ दिन पहले हमारे नेपाल में ही 4 पाकिस्तानी सुन चोरते हुए पकड़ाया है, 4 पाकिस्तानी आदमी। तो शोएब भैया बोलते हैं कि हाँ कुछ नहीं है। आप कभी तो ऐसे कीजिए कि हाँ हमारे ये गलत है कह के। तबलीगी परिवर्तन नहीं कराता है, तबलीगी सनातन धर्म को मुस्लिम में कन्वर्ट कराता है, उसको बोलता है तबलीगी जमात। तो इसीलिए आपको कहना चाहता हूं कि आप गूगल कर लीजिए, हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तबलीगी का अर्थ जरा मैं सोहेब जी से समझूंगी, उसके बाद महेश जी के पास वापस लौटूंगी। सोहेब जी, तबलीगी का अर्थ अगर शब्दार्थ निकाला जाए तो क्या अर्थ होता है, जरा ये समझाइए। मुझे लगता है बहुत सारे दर्शक होंगे जिनको इसका अर्थ ना पता हो। तबलीगी का अर्थ क्या होता है? देखिए, जैसे शिवांगी जी, आप लोगों ने जिहाद को बहुत गलत वे में ले लिया था और आज भी आप लेती रहेंगी, मैं जानता हूं। लेकिन जिहाद का मतलब मैंने बताया था जद्दोजहद से। अगर किसी काम में आप जद्दोजहद कह रहे हैं, वो चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा हो, उससे जिहाद निकला था, जिसको आप कहती हैं जिहादी लोग खराब होते। जिहाद लफ्ज अच्छा, लोग खराब होते हैं। धर्मांतरण करने में आपको बहुत जद्दोजहद लग रही है, धर्मांतरण करने में जद्दोजहद लग रही, तो उसको जिहाद नहीं। आप ये बताइए, आप बताइए, मैं आपको बहुत समझदार इंसान समझती हूँ सोहेब जी, मैं आपको बहुत समझदार हूँ, मैं आपको वही मैं कह रही हूँ, आप समझदार है, मैं वही कह रही हूँ, आप समझदार है, तो आप इस बात को तो समझेंगे ना। अगर आप इतने समझदार हैं कि किसी भी व्यक्ति का धर्मांतरण कराना, किसी को झूठे जाल में फंसाना, अपना नाम गलत बताकर, ये गलत है, बहुत गलत है। तो ये जिहाद नहीं हुआ तो क्या हुआ? अब सुनिए, आप जो है इधर से सुन लिए शिवांगी जी, मैं इधर 6 लिख रहा हूं, उधर से आपको 9 दिख रहा। आप बहस कर रही 9, मैं बहस कर रहा हूं 6।
अगर किसी का मजहब जबरदस्ती बदलना हो किसी धर्म का, समझिए बात को, चाहे हिंदू वो मुस्लिम करे, चाहे मुस्लिम को हिंदू करे, वो गुनाह है, गलत है, तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसका मतलब तबलीगी नहीं है। तबलीग का मतलब अपनी नमाज रोजा बता रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़िए, तो फिर गुनाह ना करिए, झूठ ना बोलिए। अरे आपके ही जो इस्लामी देश जिसमें पूरा मुस्लिम बसा हुआ है, वो क्यों विरोध करते रहे? टेररिस्ट क्यों कहते हैं? देखिए, आपने पाकिस्तान का नाम लिया, वो यूं ही खत्म है। पाकिस्तान हमारा पक्का दुश्मन है, मैं हमेशा कहता हूँ। वो वहां लाले हैं, खाने के लोग तरस रहे हैं, वहां पे मीटिंग हो गई। सुन दलिए, मैं वही बता रहा हूँ, सुनिए। आप बात काट देती है, होता है फिल्म बात खत्म हो जाती है। अभी अमेरिका ने ईरान की वहां पे मीटिंग करा दी, पाकिस्तान उसकी समझने लगा बहुत कुछ हो गया, कुछ पैसे पा गए तो मीटिंग करा दी, लोग खुश हो गए। पाकिस्तान ने वहां भुखमरी की बात है, पाकिस्तान की आप मिसाइलें हम तो ना दिया करिए। आपको देना ईरान की दे दिए, इराक की दे दिए, सीरिया की दे दिए, लेकिन पाकिस्तान की मत दिया करिए। पाकिस्तान के नाम से हम लोग को लोग परेशान कर रहे हैं। 47 से लेकर 26 तक पाकिस्तान में दुश्मन था, है, रहेगा। उसके ध्यान ना दिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप मैं तबलीगी जमात मैं तबलीग देखिए, युद्ध पे आप चलेंगे, ठीक है। वो तबलीग, महेश जी से भी मुझे सवाल लेना है, ठीक है, मैंने आपको बहुत समय दिया, ठीक है। एक आपसे आखिरी प्रतिक्रिया मैं लूंगी। महेश जी, जिस तरीके से हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सोहेब जी बने हुए हैं, उन्होंने कहा तबलीगी जमात का मतलब है कि हम अपनी जो नमाज है, जो जमात है, वो पढ़ना, इनका जो कहना है। लेकिन जो इस्लामी कंट्रीज है वहां पर भी इसको बैन किया गया, आखिरकार क्यों? कोई तो वजह होगी। कितना बड़ा असर इस्लामिक कंट्रीज में भी इसका पड़ता है, कितना बड़ा प्रभाव वहां पर पड़ता है कि बैन करना पड़ा? महेश जी, ऐसा है, धर्म के आड़ में मकसद बदल देना, दूसरे मकसद से काम करना, ये तबलीगी लोगों का काम है। और अभी यादव जी ने पढ़ के सुनाया, 2011 में सऊदी अरबिया जैसे देश ने इन लोगों के प्रति जो है अपनी दुर्भावना व्यक्त की। इनका मकसद होता है, देखिए, इस्लाम का एक ही मकसद है, आबादी बढ़ाओ और उसको इस्लामिक बना दो। अभी भी भारत के या नेपाल के मुसलमान इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं और समझते नहीं हैं कि जो जो राष्ट्र इस्लामिक हुए वहां पे उन लोगों की क्या दुर्दशा है। पाकिस्तान में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए। तो आप इससे बचिए ना, आप भाईचारा बना के रखिए ना। बिल्कुल। 100 मुसलमान के बीच में 40 हिंदू सुरक्षित नहीं मानते अपने आप को, और 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रहेगा तो वो अपनी इज्जत से रहेगा और अपने बहुत ही आराम से रहेगा, उसके सुख दुख में पूरा हिंदू समाज लगा रहेगा। चलिए, बिल्कुल महेश जी, समय का अभाव है, लेकिन ये बात मुझे लगता है सोहेब जी को समझ में नहीं आएगी, और समझ में आ भी रही होगी तो वो समझना नहीं चाहेंगे, मुझे लग रहा है ऐसा। फिलहाल समय का अभाव है, चर्चा को आज यहीं रोकेंगे। आप सभी पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े, आप सभी ने मुझे समय दिया, आप सभी का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।